हमने एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस को हमने डिस्कस किया। ठीक है। एडिनोमायोसिस का केस हमेशा इस तरह आएगा कि लार्ज बल्की यूट्रस विद एबनॉर्मल पीवी ब्लीडिंग, डिस्पेरियन या डिस्मेनोरिया इन चीज़ों के साथ आ सकती हैं। और इसमें हम इनिशियल टेस्ट किया करेंगे और ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक एमआरआई करेंगे। और एंडोमेट्रियोसिस में हम क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपी। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, शी वाज ऑन प्रोजेस्टेरोन फॉर विथड्रॉल। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है। सिम्टम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस मैनेजमेंट क्या करेंगे, लेप्रोस्कोपिक एक्सप्लोरेशन। ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस फिर वही आया लेप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वेरी एक स्टोरी। आस्क ask about risk of malignancy। तो कौन सा ये epithelial ovarian tumor ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। 40-year-old woman has history of dysmenorrhea and excessive bleeding per examination abdomen soft and non-permeable uterus। ये क्या है, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है। देखिए ये dysmenorrhea ना, मैंने कहा dysmenorrhea is endometriosis until proven otherwise। अगर ओल्ड एज होता तो फिर हम शायद एडिनोमायोसिस के बारे में। अगर हिस्ट्री 6 year old with abnormal uterine bleeding, history of myomectomy। अब यहाँ पे myomectomy आ गई। ठीक है। 12 years ago, DNC, DNC, abdomen bulky and tender, no adnexal mass, ultrasound picture, 18 mm thickness। देखिए अब क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो गया। अगर ये 18 mm थिकनेस ना देते ना तो फिर हम एडिनोमायोसिस या ल्यूकोमायोसार्कोमा के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है, 18 mm, बहुत ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकती है। और ओल्ड एज है, 60 years ओल्ड है। ठीक है। ओल्ड एज प्लस पी ब्लीडिंग एज, एंडोमेट्रियल कैंसर। नेक्स्ट है 64-year-old पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग सिंस 5 days, HP11, PTT normal, transvaginal ultrasound revealed normal, except। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो क्या है इसमें, इंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज्यादा है तो हमारे साथ इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HP11 है, PTT नॉर्मल है, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड रिवील नॉर्मल एक्सेप्ट थिकनेस ऑफ 13 mm। फिर वही अच्छा यहाँ पे 64 ईयर। देखिए ये अगर इनिशियल पूछ लेते ना तो फिर हम इंडिविजुअल बायोप्सी कर देते, लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट पूछा है। बेस्ट मैनेजमेंट ओल्ड एज है यानी फैमिली कंप्लीट है तो हमने हिस्टेक्टोमी जाना है। ठीक है। Postmenopausal woman last menses 3 years ago presented vaginal bleeding suspected to be due to intrauterine polyp on ultrasound, thickness 13 mm, यानी endometrial thickness is 13 mm, no mention of polyps। What is the appropriate management? Laparoscopic hysterectomy।
यानी हिस्टेक्टोमी करेंगे। ओल्ड एज है, पोस्ट मेनोपॉज है, इंटरमीडिएट थिकनेस 13 है, तो हम क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी करेंगे, यूट्रस को रिमूव करेंगे। लॉन्ग सिनारियो पोस्ट मेनोपॉजल विद इंटरमीडिएट थिकनेस पे व्हाट इज द बेस्ट एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप। देखिए वहां पे बेस्ट मैनेजमेंट का पूछा था, उस कंडीशन में हम हिस्टेक्टोमी करेंगे। अगर बेस्ट नेक्स्ट स्टेप पूछे तो हम सबसे पहले बायोप्सी करेंगे टू मेक अ डायग्नोस। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट काजेस सीवियर डिस्मेनोरिया एंडोमेट्रियोसिस। सीवियर डिस्मेनोरिया जहां भी क्वेश्चन में हो, सबसे पहले जहन आपकी एंडोमेट्रियोसिस की तरफ जाना चाहिए। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या होता है, मायोमीटर में जब बिनाइन मास बन जाए, ठीक है, उसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। सर्टन साइज इंक्रीज, अब ये इंक्रीज हो रहा है, मैंने आपको बताया अगर इंक्रीज हो रहा है, पोस्ट मेनोपॉजल है, तो ये हमारे साथ क्या है, लियोमायोसार्कोमा फाइब्रॉइड है। अगर साइज में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आफ्टर मेनोपॉज, तो ये क्या है, लियोमायोसार्कोमा। अच्छा नेक्स्ट है, फीमेल प्रेजेंटेड विद रिकरेंट वेजाइनल ब्लीडिंग, शी हैज हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन। अच्छा अब वो टेम्परेचर 38, देखिए अगर सी सेक्शन की बात, फीवर क्वेश्चन में दे, जस्ट सी सेक्शन की बात, नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग प्लस फीवर दे, ये तीन चीजें, सी सेक्शन, पोस्ट सी सेक्शन, पीवी ब्लीडिंग प्लस फीवर, हाई टेम्परेचर एज एंडोमेट्रियाइटिस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, फीमेल 28 ईयर ओल्ड कंप्लेनिंग ऑफ डिस्मेनोरिया डिस्पेरियोनिया, अल्ट्रासाउंड शो डन एंड शोज द हाइपर इको मास ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। व्हाट इज योर डायग्नोसिस, कोई बता सकते हैं कि डायग्नोसिस क्या है इसकी। डॉक्टर जैनब, व्हाट इज योर डायग्नोसिस। यस, एंडोमेट्रियोसिस। देखिए ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा ना कि ग्राउंड एंडोमेट्रियोसिस में क्या होगा, अल्ट्रासाउंड पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, और मोलर प्रेगनेंसी में स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस, ठीक है, स्नो स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस। नेक्स्ट ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरमिटेंट ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग, ठीक है। कैंसर पे आती है, 61 ईयर ओल्ड मल्टी सेपरेटेड एंड बायलेटरल, ये मल्टी सेप्टेटेड है, एंड बायलेटरल ओवेरियन ट्यूमर, कंसल्ट गायनिक ऑन्कोलॉजी। प्रेग्नेंट केम विद मल्टी small mass around areola, non tender, not erythematous, not associated with nipple discharge। हमारे साथ क्या है, लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। देखिए अगर आपको ना एक केस में देते हैं कि प्रेग्नेंट है, ठीक है, या ऐसा भी दे सकते हैं कि इवन इधर क्वेश्चन में दिया गया है फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट। फाइब्रोसिस्टिक चेंज कब होते हैं, जब साइक्लिकल पेन होता है, यानी नेचुरल साइकिल के साथ ब्रेस्ट पेन होती है या टेंडरनेस होती है, तो वो क्या होती है हमारे साथ, फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज या फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट, कोई भी आपको दे सकते हैं। मोडोन डिजीज क्या होते हैं, मोडोन डिजीज थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस होता है। थ्रोम्बोफ्लिबाइटिस का मतलब है कि जो हमारे साथ वेन है, सबक्यूटेनियस वेन है इंटीरियर चेस्ट वॉल में, उसकी स्क्लेरोजिंग हो जाती है। उसकी स्क्लेरोजिंग जब हो जाए उसको हम मॉडर्न डिजीज बोलते हैं, ठीक है। और वो आपको ना पल्पिटेशन पे क्या होगा, कोड लाइक, मतलब कोड की तरह आपको पल्पेट नजर आएगी, पल्पेशन पे नजर आएगी, ठीक है। तो हमारे साथ मॉडर्न डिजीज है। अब मल्टीपल स्मॉल मासिस है अराउंड एरियोला, टेंडर नहीं है, एरिथमेटस नहीं है, इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर निपल डिस्चार्ज आ रहे हैं, मैंने आपको ब्रेस्ट एनोटमी का थोड़ा बताया था कि जब लिब्यूल में मिल्क बनती है तो थ्रू लेक्टिफेरस डक्ट वो कहाँ से निकल आती है, निपल पे। सारे जितनी भी लेक्टिफेरस डक्ट वो कहाँ पे निकल आती है, निपल, निपल पे आती है। अब अगर लेक्टिफेरस डक्ट में कोई मसला हो तो हमारे साथ निपल डिस्चार्ज आ सकती है। अगर निपल डिस्चार्ज ग्रीनिश हो तो हमारे साथ क्या होगा, डक्ट इक्टेजिया, उसमें क्या होगा, निपल इन्वर्जन होगी, निपल अंदर की तरफ जाती है। अगर डिस्चार्ज रेडिश हो तो हमारे साथ क्या है, पेजेट डिजीज या ब्रेस्ट कार्सिनोमा। दो कंडीशन मैंने आपको बताया। अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज हो, निपल इन्वर्जन हो, तो क्या हो सकती है हमारे साथ, डक्ट इक्टेजिया। अगर रेड डिस्चार्ज हो तो क्या हो सकती है हमारे साथ, ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है, फीमेल
nulliparity with family history of thyroid cancer and she is taking progesterone to control her cycle. What risk factor of endometrial cancer? यानी कौन सी ऐसी चीज है जो endometrial cancer की risk factor बढ़ाती है, वो है nulliparity यानी a female that has never been pregnant. ठीक है, फिर उसके बाद ये बाकी चीजें हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमन कहा जाए तो ये मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो nulliparity है. अच्छा, ओल्ड एज लेडी इन हर 50 अल्ट्रासाउंड शो लार्ज राइट ओवेरियन मास मैयर 9/2 CA लेवल, यानी ये एक मार्कर है कार्सिनोमा या मेलिग्नेंसी ऑफ द ओवरीज की. CA 125, इन्होंने पूरा नहीं देखा, 900 है या 9000, तो हम क्या करेंगे, रेफर करेंगे ऑन्कोलॉजिस्ट को. ठीक है, इनके ओवेरियन कैंसर हो सकती है. ये जो है ना CA 125 इज अ मार्कर ऑफ ट्यूमर मार्कर ऑफ ovarian cancer. 60-year-old woman has advanced epithelial ovarian cancer. क्या करेंगे, सर्जरी फॉलो बाय कीमो, रेडिकल सर्जिकल रिमूवल और कीमोथेरेपी करेंगे. केस ऑफ ओवेरियन कैंसर सर्जिकल कीमोथेरेपी करेंगे. नेक्स्ट है कैंसर इन लिबिया मेजोरा. मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. पेशेंट विद मेलिग्नेंट फिलोइड ट्यूमर. फिलोइड ट्यूमर को मैंने आपको बताया था कि जब इंटरस्टिशियल टिश्यूज में, ब्रेस्ट की इंटरस्टिशियल टिश्यूज में या कनेक्टिव टिश्यूज में मेलिग्नेंट सेल आ जाए, उसको हम फिलोइड ट्यूमर देंगे. अगर फिलोइड ट्यूमर किस तरह डायग्नोस करेंगे, केस में आपको देंगे कि रैपिडली ग्रोइंग ब्रेस्ट मास. ठीक है, बाकी उनको निकाल देते हैं, मतलब रूल आउट करते हैं. और तो फिलोइड ट्यूमर का जो डायग्नोस्टिक है वो है रैपिडली ग्रोइंग ब्रेस्ट मास. और इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट सीटी करते हैं. ठीक है, अगर ऑप्शन में ना सिर्फ सीटी चेस्ट दी हो और साथ पेट स्किन दी हो, ठीक है, विदाउट कंट्रास्ट दी हो, तो फिर हम पेट स्किन चूज करेंगे. ठीक है, केस ऑफ मेलिग्नेंट फिलोइड ट्यूमर मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप सीटी विद कंट्रास्ट. healthy woman came to doctor for screen cancer because her family have history of ovarian and breast cancer is the best investigation. देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये स्टार्ट में बताया था कि अगर एक फीमेल आती है, उसकी फैमिली में उसकी मदर को, सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है, वो अब अपने आप की चेकअप बाद में स्क्रीनिंग करेंगे. 59-year-old woman who has abnormal uterine bleeding last period 3 years ago on, या फिर वही क्वेश्चन है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस कितनी है, 15 mm. ये देखो 15 mm थिकनेस से, तो हम क्या करेंगे, अगर नेक्स्ट स्टेप पूछे तो हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी पे, अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेप पूछे तो हम क्या करेंगे, हिस्टेक्टोमी करेंगे. Urgent deliver on 27-week gestational age, infant is tachypneic and retracted chest wall. What diagnosis? देखिए, एक हमारे साथ है TTN, ट्रांजिएंट टिकेपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न. एक है हमारे साथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. TTN हमेशा उन बच्चों में होता है जो सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी होती होंगी. क्यों? टीटीएन होता क्या है, टीटीएन ये है ट्रांजिट टिकेटनिया के अब द न्यूबॉर्न की, जब बच्चा पैदा होता है थ्रू विजाइनल डिलीवरी, जब वो पैदा होता है उसके लंग्स में जो फ्लूइड होती है, वो जब विजाइनल किनाल के थ्रू निकल आता है तो उसकी चेस्ट पे जोर लग जाती है, तो उसकी चेस्ट के अंदर जो फ्लूइड होती है वो बाहर आती है. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि उसको लंग में जो ब्रीथिंग में ना मसला होगी वो नहीं होगी. अब अगर एक पेशेंट है, वो बच्चे को थ्रू सी सेक्शन उसकी डिलीवरी होती है, तो फिर क्या होगा, वो बच्चे की चेस्ट पे वो जोर नहीं लगेगी, वो फ्लूइड नहीं निकलेगी. एज ए रिजल्ट हमारे साथ क्या होगा, ट्रांजिट टिकेपनी ऑफ द न्यूबॉर्न, TTN. ठीक है, तो केस हमेशा आपको इसी तरह देंगे. अगर आपको सी सेक्शन का हिस्ट्री दिया हो तो हमारे साथ TTN होगी. टीटीएन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम दोनों में जो साइन सिम्टम्स होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे. दोनों में क्या होंगे, नेजल फ्लेयरिंग, यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स, टिकेपनिया, ये सारी चीज होंगी. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तो मेरे ख्याल से हर किसी को पता होगी,
यही सारी साइंस सिम्टम्स होगी। ये देखते हैं, थोड़ा इसको जूम करते हैं, यहाँ पे शायद उन्होंने दी है। देखें, ये टीटीएन इन्होंने दिया है। रिस्क फैक्टर क्या है? इन्फेंट बोर्न प्रीमेच्योरिटी। एक तो है कि दोनों जो टीटीएन है और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, दोनों प्रीमेच्योर होंगे, ठीक है। तो इस प्रीमेच्योरिटी की वजह से ये दोनों कंडीशन आ सकती है, लेकिन जो टीटीएन है वो अर्ली प्रीमेच्योर होगा, ठीक है। और जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा वो लेट प्रीमेच्योर। फॉर एग्जाम्पल, टीटीएन होगा 27, 25, 26, इन 28 वीक्स में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको टीटीएन हो सकता है, अगर थ्रू सी सेक्शन उसकी डिलीवरी होती है। और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम तब होगी अगर 34, 33, 30, इस तरह, मतलब टर्म के नजदीक प्री टर्म में उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, इन्होंने लिखा है आफ्टर सीजेरियन डिलीवरी विदाउट लेबर। ये रिस्क फैक्टर बता रहे हैं कि इन्फेंट बोर्न प्रीमेच्योरिटी, ये देखें, विद आफ्टर सीजेरियन डिलीवरी क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, मैंने आपको बताया। रिस्पायरेटरी रेट ग्रेटर देन 60 पर मिनट, यानी टेकिपनिया होगी। नॉर्मल बच्चों में हमारे साथ जो रिस्पायरेटरी रेट होती है वो 60 होती है, जो 40 to 60 होती है। जो बिल्कुल न्यू बोर्न होते हैं उनमें 60 होती है। फिर मंथली के हिसाब से कम कम हो जाता है। रिस्पायरेटरी एट द एंड एडल्ट स्टेज में कितना आता है, कितने तक आता है? 16 to 20। और साइनोसिस होगी, नेजल फ्लेयरिंग, इंटरकोस्टल सबकोस्टल रिट्रैक्शन होगी, और एक्सपायरेटरी ग्रंथिंग होगी, ठीक है। ये हमारे साथ सिम्टम है। अच्छा, ये है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें क्या होगी? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विद इन द फर्स्ट मिनट ऑफ आवर आर बर्थ। The affected infants are most preterm and exhibit sign of respiratory distress include tachypnea, nasal flaring। वही सेम उसी तरह होगी, लेकिन जो डिफरेंशिएटेड पॉइंट है ना, वो क्या होगी? वो हमारे साथ होगी सी सेक्शन, ठीक है। और प्री टर्म, ठीक है। एक लेट प्री टर्म होगा और दूसरा अर्ली प्री टर्म। ये देखिए, इन्होंने लिखा है लेट प्री टर्म। टीटीएन में हमारे साथ क्या होगा? लेट प्री टर्म, ठीक है। और इसमें ऑलवेज प्री टर्म, सही है। तो नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। क्या है? नलीपैरा। A question about how to differentiate normal and malignant ovarian cyst in ultrasound hypoecho। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे नॉर्मल और मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट को? अगर हमारे साथ मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट हो, अल्ट्रासाउंड पे आपको हाइपो इको नजर आएगी। देखिए, एक हाइपर डेंसिटी होती है, हाइपर इको होती है, एक हाइपो होती है, एक बिल्कुल क्लियर फ्लूइड नजर आएगी आपको। अगर मेलिग्नेंट हो उस कंडीशन में आपको अल्ट्रासाउंड पे हाइपो इको नजर आएगी। अगर सिस्ट हो आपको क्लियर नजर आएगी, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट फीचर इन अल्ट्रासाउंड, आई थिंक हाइपोइको malignant cyst, ठीक है। इन्हीं malignant malignancy को कैसे करेंगे डायग्नोज? अल्ट्रासाउंड पे हाइपोइको शेडो देंगे आपको अल्ट्रासाउंड पे। रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, कौन कौन सी चीजें जिसके साथ हमारे साथ ओवेरियन कैंसर बढ़ जाती है? इनफर्टिलिटी एक, लो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दूसरी, अर्ली मिनार्की, यानी जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल्स में, अगर वो बहुत ही छोटी उम्र में स्टार्ट हो जाए उसको अर्ली मिनार्की बोलते हैं। एंड लेट मेनोपॉज, यानी फीमेल नॉर्मली 50 पे मेनोपॉज हो जाती है, अगर 60-65 में मेनोपॉज हो जाए तो इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर ओवेरियन कैंसर। इसके अलावा पीकोस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बार का म्यूटेशन, जो जीन है हमारे साथ BRCA। 65-year-old female presented with vaginal bleeding and abdominal pain, CA 125 very high। ये आ गया तो आपका केस ही खत्म, CA 125 ओवेरियन कैंसर ट्यूमर मार्कर, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे। Women with abdominal discomfort in bloating, initial imaging shows ovarian mass, CT shows feature consistent with ovarian cancer, which of the following is a marker of the CA 125? Elderly with high CA 125,
refer to gynecologist. Pleural effusion is side chest and ovarian tumor refer, देखिए ये मेक सिंड्रोम है। अगर हमारे साथ ओवेरियन ट्यूमर हो और ओवेरियन ट्यूमर के साथ हमारे साथ प्लूरल इफ्यूजन आ जाए, इट्स अ मेक सिंड्रोम। ठीक है, ओवेरियन ट्यूमर प्लस प्लूरल इफ्यूजन प्लस साइटिस इज मेक सिंड्रोम। ठीक है, वोमेन कम्स विद पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। अगर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग के साथ आता है सर्वाइकल मसला कंपेयर करेंगे, एक्सीजन इन द क्लिनिक। Pregnant lady, 3-4 centimeter from small mass in 4 months, mild pain but not increased symptom or increase in size. What appropriate management? हम फिर क्या करेंगे, FNAC करेंगे। ठीक है, वो तो हमने जो डिस्कस किया था ना कि अल्ट्रासाउंड कब करेंगे, मेमोग्राफी कब करेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड मेमो पे आपके साथ मास आ गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर हो तो हम एफएनएसी करेंगे, अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर हो तो हम कोर्बियोप्सी करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट प्रेजेंटिंग विद valvular lesion on examination, the lesion is 0.5 centimeter localized, investigation shows it intraepithelial neoplasia in situ. How would you treat the lesion? सुपरफिशियल और लोकल सुपरफिशियल एक्सीजन, शायद इतनी बड़ी नहीं है तो हम सुपरफिशियल एक्सीजन करेंगे। अगर ये फेल हो गया तो फिर हम वॉल्यूक्टोमी करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वल्वुलर एंट्राइपिथेलियल कार्सिनोमा इन साइटू, वाइड लोकल एक्सीजन या सुपरफिशियल लोकल एक्सीजन या क्रायोथेरेपी, कोई भी ऑप्शन में हो वो फिर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यंग फीमेल है स्मूथ बिनाइन round mass containing viscous mucus and examination, its dome shape translucent in incision viscous mass appeared। ये हमारे साथ क्या है, वल्वुलर म्यूसिनियस सिस्ट। म्यूसिनियस सिस्ट क्या होता है, एक सिस्ट बन जाता है उसके अंदर विस्कस म्यूकस होता है, तो हमारे साथ ये म्यूसिनियस सिस्ट होता है। एक हमारे साथ क्लियर सिंपल सिस्ट होता है, उसमें हमारे साथ क्लियर फ्लूइड होता है, यहाँ पे विस्कस म्यूकस होता है इस सिस्ट के अंदर। ठीक है, मोलस्कम कंडक्टिवम हमने डिस्कस किया था कि पिप्यूल होते हैं विद सेंट्रल इन्वर्जन या सेंट्रल इंड्यूरेशन, वो पिक्चर ऊपर हमने डिस्कस किया था कि मोलस्कम में क्या होती है। फीमेल हेड लाइकन प्लेनिस इन हल्वुलर, तो ये क्या होगा, क्या हो सकती है, स्क्वामस कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। मेक सिंड्रोम, द नेम ऑफ द ट्यूमर दैट काज इट, सिक्स स्ट्रोमल ट्यूमर। जो हमारे साथ ये ट्यूमर है ना, ओवेरियन ट्यूमर, मेक सिंड्रोम ओवेरियन ट्यूमर की वजह से होती है ना, तो इसको हम सिक्स स्ट्रोमल ट्यूमर बोलते हैं, सिक्स स्ट्रोमल ट्यूमर या सिक्स स्पॉट ट्यूमर। ठीक है, हाईएस्ट डायग्नोस्टिक यील्ड इन सर्वाइकल कैंसर क्या है, सर्वाइकल बायोप्सी। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, व्हाट इंक्रीजेस दैट, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को कौन सी चीज इंक्रीज कर रही है, स्मोकिंग। अगर एक पेशेंट है, प्रेग्नेंट है फीमेल और वो साथ स्मोकिंग भी कर रही है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकती है। इस छोटे टेबल्स को पढ़ती जाती है। अच्छा, ये वेस्टिबुलर मेसिस को डिस्कस किया हमने आज। अच्छा, बर्थुलिन ग्लैंड सिस्ट क्या है, देखिए एक हमारे साथ मेल में स्पर्म को ना, स्पर्म को ले जाने के लिए हमारे साथ क्या होते हैं, सीमन होते हैं, फ्लूइड होता है। और फीमेल में टू लुब्रिकेट द विजाइना एक ग्लैंड है जिसको हम बर्थुलिन ग्लैंड बोलते हैं, वो एक फ्लूइड रिलीज करती है। ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, इंटर 5 o'clock पोजीशन। अगर क्लॉक को देखा जाए, क्लॉक पे जहाँ पे 5 आती है ना, 5, उसी पोजीशन पे ये बर्थुलिन ग्लैंड सिस्ट लोकेटेड है इन फीमेल। अगर वहाँ वहाँ पे इंफेक्शन हो जाए, ठीक है, या ब्लॉक हो जाए, तो क्या हो सकती है, बर्थुलिन ग्लैंड सिस्ट बन जाती है। एट द एंड फिर क्या होगा, बर्थुलिन ग्लैंड एब्सिस बन जाती है। एब्सिस अगर बन गई तो फिर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज प्लस एंटीबायोटिक। अगर अगर रिकरेंस हो, बर्लिन प्लेन सेंस की रिकरेंस हो, मतलब बार बार आ रही है, तो फिर हम एक प्रोसीजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्सुपलाइजेशन। मार्सुपलाइजेशन का मतलब ये है कि बर्लिन प्लेन को हम कट लगा देते हैं, एक एंड को विजाइना के एक साइड से अटैच कर देते हैं और दूसरी को दूसरी साइड पे, इसको हम बोलते हैं मार्सुपलाइजेशन। अगर रिकरेंट बर्लिन प्लेन सिस्ट एब्सिस का केस आता है तो क्या करेंगे, मार्सुपलाइजेशन। और बाकी अगर फर्स्ट टाइम सिस्ट हो, जस्ट सिस्ट हो, उसमें हम क्या करेंगे, सिट्स बार। ठीक है,
अगर एप्सिस हो, एंटीबायोटिक प्लस इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रेगनेंसी डिजीज, प्रेग्नेंट विद जॉन्डिस एंड एचिंग, मोर डिटेल, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखिए, इसको हम कोलिस्टेटिक कोलिस्टेसिस बोलते हैं। अगर एक फीमेल है वो जॉन्डिस के साथ आती है और एचएम के साथ, एचएम क्यों होती है? जब हमारे साथ हमारी बॉडी के अंदर बिलिरुबिन की लेवल बढ़ जाती है तो उसकी डिपोजिशन होती है सबकट, यानी स्किन के नीचे उसकी डिपोजिशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए पेल भी नजर आता है पेशेंट। तो इज रिजल्ट एचिंग होती है, इसको हम प्रोराइटस बोलते हैं, ठीक है। फीमेल में या प्रेग्नेंट फीमेल में क्यों कोलिस्टेसिस होती है? बाय, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है और यूट्रस इनलार्ज हो जाता है, उस वजह से जो सीबीडी है, कॉमन बाइल डक्ट, उस पर प्रेशर बढ़ जाती है, वहां ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है सीबीडी को। एज अ रिजल्ट हमारे साथ क्या होगा? कोलिस्टेटिक जॉन्डिस, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी routinely check met systolic murmur and asymptomatic, क्या है? फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी murmur। Pregnant come for her natal care. There is mild systolic murmur with yet to carotid with displaced apex. No diastolic murmur. What is the cause of murmur? Aortic systolic। ये मर्मर, हम ये जो जितनी भी मर्मर है हम मेडिसिन में पढ़ेंगे। यहाँ पे अब कोई कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां पे हम सारे मर्मर पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन काज ऑफ मोर्बिडिटी इन मल्टीपल gestation। कॉमन काज क्या है मल्टीपल gestation में मोर्बिडिटी की? प्री मेच्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल है, उसमें दो ट्रेन है या तीन है फीटस, तो हमारे साथ क्या होगी? वो फुली मेच्योर नहीं हो सकेंगे। और मोर्बिडिटी की मोस्ट कॉमन काज है। अच्छा, ड्यू टू व्हाट वी यूज फोर्सिप एंड डिलीवरी। अगर एक फीमेल है उसको माइट्रल स्टिनोसिस है, माइट्रल स्टिनोसिस देखिए हमारे साथ क्या होता है कि बॉडी से ब्लड आती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाती है राइट राइट एट्रियम से राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, या फिर जाती है कहाँ पे? लंग में, लंग से आती है लेफ्ट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल होती है ना, उसको हम माइट्रल वाल बोलते हैं। अगर वो स्टीनोज हो जाए, ठीक है, अगर वो स्टीनोज हो जाए और फीमेल प्रेग्नेंट है, डिलीवर करना चाहती है, डिलीवरी हो रही है, तो उस कंडीशन में उसको बहुत ही जोर और प्रेशर लगाना पड़ता है। तो उस दौरान जो माइट्रल स्टिनोसिस की वजह से ब्लड फ्लो कम हो सकती है। ब्लड फ्लो, जो कि एक वाल है स्टिनोस हो चुका है, इधर इधर हमारे साथ क्या होगा? बॉडी क्या करेगा? जो सप्लाई, जो डिमांड है वो पूरा नहीं करेगा, जो बॉडी की डिमांड है वो सप्लाई पूरा नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हम फोर्सिप डिलीवरी करवाएंगे। प्रेग्नेंट वोमेन विद ब्राउन स्पॉट, ये देखिए इस पिक्चर को, इस इसको हम बोलते हैं कोलाज्मा। प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये ब्राउन स्पॉट आ सकती है, इसको हम कोलाज्मा बोलते हैं, ठीक है। डायजेगोटिक का क्या मतलब है? यानी डायकोलोनिक डायनियोटिक रिगार्डिंग जेंडर, मतलब दो नियोटिक की बन जाए तो उसको हम, मतलब दो ट्विंस बच्चे हैं, उन दोनों को, दोनों की अलग अलग क्यूबिटी बनी हुई है, तो उनको डायजेगोटिक बोलते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन विद राइट एब्डोमिनल पेन, डॉक्टर रूल्ड आउट obstetric condition। देखिए, अगर एक फीमेल है उसको राइट एब्डोमिनल पेन हो रही है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओब्स गायनी की जो रिलेटेड कंडीशन होती है उसको रूल आउट करेंगे। अगर वो सब रूल आउट हो गए तो राइट हाइपोथोडियम रीजन में जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो अपेंडिसाइटिस है। सबको पता है अपेंडिसाइटिस के बारे में, क्या है गलती क्या है? मिड मिड लाइन बल्ज नोन एज मल्टीपैरेलर। देखिए, हमारी जो चेस्ट की मिड लाइन की जो मसल्स है ना, इसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। जो हमारे साथ जो इंटीरियर एब्डोमेन में जो चेस्ट की मिड लाइन की जो मसल्स हैं उसको हम रेक्टस एब्डोमिनस बोलते हैं।
अगर एक फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है और प्रेगनेंसी यूट्रस लार्ज करती है, तो ये जो रेक्टस एब्डोमिनस है इस पे भी प्रेशर लग जाता है, तो इसको भी, इस मसल को भी एक्सपेंड करेगा। जब ये मसल भी एक्सपेंड हो जाए आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, या उन पेशेंट में ये बढ़ जाती है जिनमें पेन या मल्टी पैरिटी हो, ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा, ये मसल स्ट्रेच आउट हो जाएगा। जब ये मसल स्ट्रेच आउट हो जाए और रिजल्ट दूसरी फीमेल में ये अपनी जगह पे वापस आती है आफ्टर डिलीवरी। लेकिन कुछ पेशेंट में ये वापस नहीं आता और यहाँ पे इस मसल में एबनॉर्मेलिटी आती है। तो ऐसे पेशेंट को, इसको हम फिर क्या बोलते हैं, रिक्टाइल डाइवर्केशन, ठीक है, या डाइवर्टिकुलर रेक्टा, यानी डाइवर्टिकुलर बन जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मल्टीपारस presented with bulging mass since 3 years, increase with muscle contraction and leaning forward. Rectal diversion already discuss किया। IgG grows through placenta, ठीक है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस करेगा प्लेसेंटा, कैसे याद रखेंगे, जी, जी फॉर गो, गो, यानी which immunoglobulin can go through placenta is IgG, G for go, IgG। और ब्रेस्ट फीडिंग में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफर हो रहा था बेबी को, किसी को याद है, which immunoglobulin was, anybody? Yes, Dr. Zainab, IgA, IgA is the answer। अच्छा, नेक्स्ट ईयर 10 वीक्स प्रेग्नेंट कम विद वेट लॉस 2 kg प्लस फटीग प्लस एपेटाइट प्लस वोमिटिंग आफ्टर ईच मील, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस सिम्टम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, देखिए, ये आप लोग, आप सब लोगों ने ये तो सुना होगा कि प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम होती है। होती क्यों है ये, प्रेगनेंसी में जब हमारे साथ हार्मोन ज्यादा हो जाती है, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन, जब प्रोजेस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरोन क्या करती है, ये स्मूथ मसल्स को लूजन अप करती है। जब लोअर इसोफेजियल स्फंक्टर, वो जो कि स्मूथ मसल से बना हुआ है, वो भी लूज अप होगा। जब वो लूज होगा तो इस रिजल्ट क्या होगा, वोमिट होगी, ठीक है, समझ आ गई ना। 10 वीक प्रेगनेंट प्रेगनेंसी है, 2 kg वेट लॉस किया, तो किस वजह से, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम की वजह से, ठीक है। ओस क्लोज ultrasound empty sac, she mentioned no pieces of tissue and embryonic pregnancy, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट सेक होगा, कोई फीटल पार्ट नहीं होगी, जस्ट सेक होगा। अल्ट्रासाउंड पे आपको जस्ट सेक नजर आएगी, तो इसको हम एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जस्ट फॉलो अप करेंगे, यानी खुद ब खुद ये निकल जाएगी विद अप टू 4 वीक्स, ठीक है। नीचे क्वेश्चन उसी का है, ओस क्लोज अल्ट्रासाउंड एम्प्टी सेक, शी मेंशन नो पीसेज ऑफ टिश्यू, ये क्या है, एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी है। क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे आफ्टर 4 वीक्स, विद इन 4 वीक्स it will be terminated। Patient 13 weeks pregnancy came to the ER complaining of bleeding, internal was closed, pick up empty, वही क्वेश्चन है। ये फिर वही क्वेश्चन में, अच्छा नीचे, पेशेंट प्रेजेंटेड विद जॉन्डिस, लैब शोज हाई डायरेक्ट बिलिरुबिन, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, कोलोडोकल सिस्ट। देखिए, जॉन्डिस का मैं थोड़ा बता दूं, एक हमारे साथ होता है बिलिरुबिन की लेवल, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की लेवल, एक होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, और डायरेक्ट का कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। आरबीसी की ब्रेक डाउन हो जाती है, वहां से आती है हमारे साथ बिलिरुबिन आती है। आरबीसी की मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे साथ क्या आती है, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन आती लीवर में अल्फा ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज के साथ क्या होती है, कंजुगेशन होती है। तो लीवर के थ्रू हिपेटिक डक्ट, थ्रू कॉमन बाइल डक्ट आगे जाती है, ठीक है। अब अगर एक पेशेंट है, उसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन हाई है, यानी कंजुगेशन हुई है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन हाई है, ठीक है, तो वो दो कंडीशन हो सकती है, या लीवर हो सकती है या डक्ट हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में जो मोस्ट कॉमन मैंने अभी बताया कि
क्या होता है, जो सीबीडी होती है कॉमन बाइल डक्ट, वो obstruct हो जाती है। जब वो obstruct हो जाए किसी भी वजह से, तो क्या होगा, जॉन्डिस होगा। तो यहाँ पे जॉन्डिस किस वजह से है, कोलोडोकल सिस्ट, यानी वहां पे कॉमन बाइल डक्ट में सिस्ट बनी हुई है, जिसने बिल्कुल को